Good morning, everyone. My name is Apeksha, Assistant Professor in Indraprastha Law College. So today we are going to do on Article 20, which is the protection of offences for conviction. So let us start with the article. We have done 19, and today we are going to start with 20. So this article, as it says, is a protection for offences against for offences ऑफ ऑफेंस फॉर द कन्विक्शन. अब इसका क्या मतलब है हम ये समझते हैं. If we read the first one, no person shall be convicted of any offense except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. So basically, if you understand, our legislature can make any kind of laws. जिसका मतलब हुआ वो प्रोस्पेक्टिव लॉज भी बना सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज भी बना सकते हैं. अब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कौन कौन से हुए इसको समझना होगा. देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव तो वो लॉज हुए, मान लीजिए उन्होंने कोई लॉ बनाया अभी और वो लागू करते हैं. वो कहते हैं अगर आपने 2020 से पहले भी कुछ करा है, कोई ऑफेंस कमिट करा है, तो वो या फिर कोई भी चीज़ है वो उस पर भी इफेक्ट होगा उस पर. सो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव. रेट्रो बात करना, राइट. व्हाट इज रेट्रो? ओल्ड. प्रोस्पेक्टिव इज आगे के लिए. सो बेसिकली इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं अभी आपको एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आर्टिकल 21 बात करता है. सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1, it stops the legislation from making retrospective laws in criminal matter, right. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कौन से हुए. इट सिंपली मीन्स दैट इफ़ यू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस, मान लीजिए आपने आज कोई ऑफेंस कमिट करा है, एंड देन इट हैज़ टू बी गवर्न बाय, अगर कोई आज ऑफेंस वो हुआ है तो फिर वो आज ही के लॉज के हिसाब से गवर्न होना चाहिए, राइट. सो and if the laws changes in further time, then it should not affect it. So this is the meaning of the protection you take from the ex post facto laws. I'll repeat it again. Ex post facto laws का क्या मतलब हुआ? The protection जो आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है from the ex post facto laws. It simply means अगर आपने कोई भी आज के डेट में कोई ऑफेंस करा है, राइट, तो वो ये कहता है कि आप आज ही के लॉज से गवर्न हो, ना कि आगे फर्दर टाइम में जो लॉ बने या चेंज हो जाए वो लॉ उससे नहीं हो, जो आज है उससे हो. सो दिस इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस एक्सपोस्ट फैक्टो लॉस, विच आर्टिकल 21(1) इट स्टॉप्स द लेजिस्लेशन फ्रॉम मेकिंग अ. आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं बना सकते क्रिमिनल मैटर में, ये कहता है. अब हम रीड करते हैं और फिर समझते हैं क्या कह रहा है. No person shall be convicted of any offense except for the violation of this. आप except को हटाइए, यहाँ आइए सीधा. Nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. So it stops the legislature from making any retrospective law in criminal matter. अब इसको हम केसेस के थ्रू अच्छे से समझेंगे, जिसको आपको फर्दर रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, प्रोस्पेक्टिव लॉज और क्लियर हो जाएंगे. अब इसमें जो केस है वो एक है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने केसेस दिए हुए हैं. इसके पहला केस हम केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल देखेंगे. अब इस केस में क्या होता है कि देयर इज अ पर्सन, ओके, सो उसने ऑफेंस कमिट करा 1947 में. अब 1947 में जो लॉ था वो ये कहता था कि या तो आपको इसके लिए इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी या फिर इतना इतना करके आपको फाइन देना पड़ेगा. ये लॉ था. अब ट्रायल हुआ और ट्रायल लंबा चलता गया तो 1949 हो गया. 1947 में उसने ऑफेंस कमिट करा, ट्रायल चलते चलते 1949 आ गया. अब इस ड्यूरेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया लॉ को, और जो फाइन का अमाउंट था जो पहले लगना था उसे डबल कर दिया. समझ रहे हैं आप?
जो पहले लॉ था 1947 में, जो बोला था इतना फाइन होगा उस ऑफेंस के लिए, मान लो किसी ने कोई ऑफेंस करा है, कोई चोरी करी है या कुछ भी करा है, उसका ऑफेंस, उसका पनिशमेंट के लिए उन्होंने जो भी फाइन रखा, वो जब तक ट्रायल चल रहा था गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया लॉ और उसको बढ़ा दिया, डबल कर दिया। अब मजिस्ट्रेट ने भी डबल फाइन लगा दिया एज पर द न्यू अमेंडमेंट, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा दैट द पर्सन कमिटेड द ऑफेंस इन 1947, तो उसको उसी टाइम में जो लॉ बना था उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि जो बाद में अमेंड हो गया, राइट। तो आप समझे इसमें रेट्रोस्पेक्टिव लॉ की मतलब क्या हुआ। वो बाद में लॉ चेंज करके उस पे जो उसने पहले ऑफेंस करा है वो लगा रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना करा और कहा जो 1947 में जब बना था लॉ और जो उसने ऑफेंस करा आप उसी कर दीजिए, उसी हिसाब से आप उसको चार्ज करिए, आप उसका पनिशमेंट दीजिए, ना कि ड्यूरिंग ट्रायल जो अमेंडमेंट हुआ बाद में जो भी लॉ आया वो नहीं। सो ये मतलब होता है जो है इसमें 21 आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को दिस एक्सप्लेन्स दैट no person shall be convicted of any offence except for the violation of the law enforced at the time of the commission of the act charged as an offence, right, at the time of commission of an act charged as an offence. इसमें एक और केस है, आर्टिकल जो 20 क्लॉज 2 कहता है, पहले आप ये रीड करिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, मैक्सिम्स के साथ भी समझेंगे, केस के साथ भी। अच्छा, उससे पहले एक केस है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, द सेकेंड केस विच आई हैव रिटन हियर, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा था, इट वाज सेड दैट इफ एट ऑल एनी रेट्रोस्पेक्टिव केस कम्स, मान लीजिए कोई रेट्रोस्पेक्टिव केस आता है करके, बट इट्स इफेक्ट इज एज सच दैट द एक्यूज पनिशमेंट इज रिड्यूस्ड, जो कि उसमें उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसा है वो, कि एक्यूज की पनिशमेंट कम कर दी गई है, बढ़ाई नहीं गई है, कम कर दी गई है, राइट। तो या फिर उसमें किसी मतलब किसी भी तरीके से एक्यूज को कुछ बेनिफिट हो रहा है ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से, सो उस केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वैलिड माना जाएगा और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 रिपील नहीं करेगा उस लॉ को। 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। अब सो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 says that any retrospective laws will not be applicable in criminal matter. Sorry, 20 this one. Now 20 clause 2 talks about the double jeopardy. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। आर्टिकल हमारा 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी की। डबल जियोपार्डी क्या होता है, इसको हम देयर इज अ मैक्सिम ऑन दिस, नेमो डेप बिक्स बिस विक्सेरी, ये मैक्सिम है। इसका मतलब है एक इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं होनी चाहिए। अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इट इज़ रिटन अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इसको हम केसेस के थ्रू अच्छे से समझेंगे। इसमें 2 केस हैं, थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मकबूल हुसैन, ये लीडिंग केस है, मकबूल हुसैन। ये 2 केसेस देखेंगे हम इसमें। सो स्टार्टिंग विद व्हाट डज इट से, द मैक्सिम तो बता दिया है। थॉमस दास के केस में क्या हुआ था, इट वाज सेड टू टेक द प्रोटेक्शन अंडर 20 क्लॉज 2, ये कुछ 3 रिक्वायरमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, दैट यू शुड, कि वो आप एक एक्यूज़ होने चाहिए किसी ऑफेंस के, कि प्रोसिक्यूशन चल रहा हो उस ऑफेंस से,
होते हुए, और उस प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट होना चाहिए कोई पनिशमेंट, राइट। तो ये केस था थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। फिर आया मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये एक लीडिंग केस है। अच्छा, इसमें थॉमस दास में तो इन्होंने सिर्फ बताया है द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, कि आप जो है एक्यूज होने चाहिए, आपने कोई ऑफेंस, किसी ऑफेंस आप एक्यूज हो, प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, और उस प्रोसिक्यूशन में का रिजल्ट होना चाहिए एक पनिशमेंट। अब लीडिंग केस है इसमें मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब इस केस में क्या होता है, देयर इज दिस वन मैन जो फॉरेन कंट्री से बहुत सारा गोल्ड लेकर आता है बिना किसी डिक्लेरेशन के। तो कस्टम अथॉरिटी, जो कस्टम अथॉरिटी वाले होते हैं, वो सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट के तहत उसके गोल्ड सीज कर लेते हैं, उसको पनिश करते हैं, उसको गोल्ड सीज कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, द पर्सन गॉट प्रोसिक्यूटेड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। सो उसने कहा while so he said while the gold was already being seized under the सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट के तहत, तो ऑलरेडी वो सीज हो चुका है, तो आप मेरे को जो है फॉरेन एक्सचेंज आप मेरा दोबारा से क्यों कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन, मैं तो हो चुका हूँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, यू गॉट द प्रोटेक्शन अंडर, वो प्रोटेक्शन लेने के लिए 20 क्लॉज 2 में जाता है। 22 क्लॉज क्या कहता है, अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। वो कहता है कि मैंने तो सेम ऑफेंस के लिए आप मेरा 2 बार प्रोसिक्यूशन क्यों करोगे, 2 बार आप मेरे को पनिश क्यों करोगे, तो आप, मैं सी कस्टम उसके तहत तो मेरे को पनिशमेंट मिल ही चुकी है, तो आप इसमें क्यों कर रहे हैं मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू हैव गॉट द प्रोटेक्शन अंडर 20 क्लॉज 2 ओनली व्हेन योर प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट इज डन बाय सम जुडिशियल अथॉरिटी, ना कि कोई डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गई। नहीं, अगर कोई जुडिशियल अथॉरिटी आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट देती है तो ही आप आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में जो है करके वो कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज सेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। देन मूविंग ऑन टू फर्दर अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 1 which says that 21 and 22 we are done with Thomas Das state of Punjab versus Maqbul Hussain versus state of Bombay, right। हमने ये 2 केसेस देखे। now let us do with the, तो इसमें यह समझ में जो है दिस इज क्वाइट क्लियर। हम एक बार फिर से रीड करके से समझते हैं व्हाट डज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सेज, दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो इस केस में क्या हुआ था, जो गोल्ड लेकर गया था उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अगर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट आपका कोई जुडिशियल अथॉरिटी से हो रहा है और वो प्रोसिक्यूशन, तो तभी उसको आप आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट आपको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने दी है, किसी डिपार्टमेंट ने दी है, तो वो आप नहीं कर सकते, आप उसमें प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, ये चीज़ कही गई। अब आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, राइट, विच सेज नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी offense shall be compelled to be a witness against himself. This is very important। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी का, जिसे हम समझेंगे। सो व्हाट डज द केस सेज, इसमें एक मैगजिम है नेमो टेनिटर प्रोडर एक्यूसर वर्सेस सेप्सियम। ओके, सो दीज मैगजिम आर क्वाइट टफ टू प्रोनाउंस बट यस एनीवे। सो इस मैगजिम का क्या मतलब है, ये कहता है कि अगर कोई इंसान जिस पे कोई भी ऑफेंस के चार्ज लगा है, तो आप उसे खुद के अगेंस्ट विटनेस बनाने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट। अब आप रीड करिए क्या कह रहा है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब इसमें 3 इंग्रेडिएंट आते हैं, देयर शुड बी सम चार्ज और ऑफेंस, कि कोई चार्ज लगा हो, यू शुड बी आस्क्ड टू बी विटनेस फॉर दैट ऑफेंस, राइट, एंड दैट द एविडेंस, जो भी एविडेंस दिया जा रहा है वो आप ही के अगेंस्ट इस्तेमाल करा जा रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि
थर्ड के अंडर प्रोटेक्शन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम केस के थ्रू समझते हैं जो कि ज़्यादा क्लियर कर देगा। अब इस केस में क्या हुआ था, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में, देयर वाज दिस मैन हु वाज चार्ज फॉर करप्शन। अब उसने करप्शन के लिए वो चार्ज करा गया था और उसको क्लैरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और एक लिस्ट दी गई क्वेश्चंस की कि आप इसे आंसर करिए। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने बोल दिया कि मैं एक भी सवाल के जवाब नहीं दूंगा। अब पुलिस ने केस फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 179। उन्होंने कहा कि जी ऐसे कैसे, आप जो है अपनी गलत है और आपके पे जो है हाफ केस हो जाएगा, यू कैन नॉट डिनाई आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। अब 179 क्या कहता है, 179 कहता है अगर आप कोई आंसर नहीं कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट से कोई भी चीज़ पूछी हुई, तो वो आप देन दैट इज पनिशेबल। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें कहा उन क्वेश्चंस के जवाब देने से मना करना जो उसने मना करे थे वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 179 वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट हेल्ड इन पीएल दानी वर्सेस नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। और इसमें 161 ऑफ सीआरपीसी भी यही चीज़ कहता है कि आप किसी इंसान को सी दिस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दिस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट। ये प्रोटेक्शन देता है आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें आर्टिकल सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी भी यही बात कहता है। सो इसमें एक दूसरा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओघाट, जिसमें मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि वो अब जो इसमें प्रोटेक्शन मांगने के लिए जाता है वो कहता है कि भाई मेरे को थंब इम्प्रेशन जो है मैं नहीं दूंगा। अगर कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन होने के लिए अगर कोई मांग रहा है, कोई अगर थंब इम्प्रेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ देने से मना करता है और प्रोटेक्शन लेने जाता है 23 में, तो वो नहीं मिलेगी, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो मान लीजिए किसी ने कोई ऑफेंस करा और फिर उसका जो है देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग एनी थंब इम्प्रेशन और एनी थिंग लाइक दैट, और वो मना कर देगा कि नहीं मेरे तो जो है आइडेंटिटी ही इसमें रिवील हो जाएगी या फिर कुछ भी। सो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप मना नहीं कर सकते हो और इसमें आप प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हो। आप प्रोटेक्शन किस में ले सकते हो, वो मैंने आपको 3 इंग्रेडिएंट्स क्या बताए। वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि देयर शुड बी सम चार्ज, कोई चार्ज होना चाहिए पहली बात किसी ऑफेंस का आप पर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यू शुड बी आस्क्ड टू बी अ विटनेस फॉर दैट ऑफेंस। आपसे कोई बोले कि आप उस ऑफेंस के विटनेस बनिए, राइट, कि आप उसके कोई विटनेस बनिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने ही अगेंस्ट जो है अपने ही अगेंस्ट एविडेंस दें। एविडेंस जो भी आप देंगे आप अपने अगेंस्ट दें। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू for the protection against, for claiming the protection against self-incrimination, that is article 20 clause 3. So overall यही है article 20 clause 1 2 3, these are the only important thing. अब हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली हमने क्या क्या पढ़ा। So हमने आर्टिकल फर्स्ट पढ़ा जो कि कहता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉज की बात करता है। वो लेजिस्लेचर को कहता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बना सकते हो क्रिमिनल मैटर में, राइट। उस पे केस आ गया केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, ऑल क्लियर, जिसमें 1947 का केस बताया था, उसने ऑफेंस करा था। 1949 में जो है वो लॉ बदल देते हैं, तब तक बदल जाता है जब तक ट्रायल चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा नहीं है, आप तब का लॉ नहीं लगा सकते हो, नहीं आप तब का लॉ नहीं लगा सकते हो, तब का लॉ नहीं लगा सकते हो। सो या दिस इज दैट्स इट एंड उसके बाद आता है आपका ऑल राइट, दैट्स इट। 20 क्लॉज 1 ये कह रहा है केदारनाथ वाला। उसके बाद थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया, जिसमें भी सेम चीज़ कही गई। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट केस, लीडिंग केस इन इट। आफ्टर दैट वी हैव डन आर्टिकल 23 जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
एंड नंदिनी सतपथी का केस इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू. इन द नेक्स्ट वन विल बी डूइंग विद आर्टिकल 21st. Thank you so much.